जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम से मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही सीएम ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि सभी पार्टी से जुड़े नेता ने पीएम से मिलकर अपनी अपनी बातों को रखा है। पीएम ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन भी दिए। ये आग्रह किया था कि समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम मिले थे और हमारे साथ 10 और लोग थे, सभी पार्टियों के और सब एक साथ गए और करीब करीब 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत हुई। हम लोगों ने अपनी बात रखी और सारे लोगों ने अपने पार्टी के सब रिप्रेजेंटेटिव थे, सब लोगों ने अपनी बात रखी और यही था कि भाई जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और उसका लाभ है और ये सबके हित में होगा। ये सारी बातें वो कह दी गई और उन्होंने सबकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन निर्णय तो उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर रख दी और पहले भी हम लोगों ने जो पत्र भेजा था उसमें भी जो विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा 2019 में जो पारित किया गया था प्रस्ताव और 2020 में मतलब कि फरवरी महीने में तो जो पारित किया गया था वो सब भेज दिया था हम लोगों ने। और कुछ भी जो किसी पिछली बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी के दौरान 30 तारीख को सब लोग मिले थे, उन्होंने भी जो मिल करके पत्र किया था उन्होंने उसमें प्रसाद भी लगा दिया था। और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं जाति आधारित जनगणना, वो भी पत्र में एक एक बात सब लिख दिया गया था। तो सब पहले ही से हम लोग देख लिए थे, लेकिन कल विस्तृत तौर पर कि आखिर इसका कितना लाभ है, एडवांटेज है और किस तरह से लोगों को ख्वाहिश है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में सारे दल के लोग एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित और गए भी, जो भी विधानसभा और विधान परिषद में जितने दल हैं 10 सब लोग एक साथ गए। तो एक समझ लीजिए कि ये एक किस तरह से सब लोगों का की राय एक ही प्रकार की है और अन्य राज्यों में भी इस तरह की राय होगी, लेकिन हम लोग तो अपने यहाँ जो देखे हैं सब लोग मिल करके तो जो कुछ भी। बीजेपी के बाद अब छोटे भाई जदयू की तरफ से भी जनता दरबार का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले दिन जदयू प्रदेश कार्यालय में जदयू कोटे के मंत्री के द्वारा जनता की समस्या सुनी गई। पहले दिन 3 मंत्री में सिर्फ खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ही जनता दरबार में शामिल हुई। जदयू दफ्तर में शुरू हुई जनता दरबार में बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता पहुंचे थे। मंत्री लेसी सिंह ने फरियादियों की शिकायत सुनकर संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी अगर किसी को न्याय न मिले तो वह कहां जाए, ऐसी ही परिस्थिति में है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी। दरअसल साल 2019 में कनीय अभियंता की बहाली प्रक्रिया 2 साल में भी पूरी नहीं होने से अभ्यर्थी खासा परेशान और चिंतित हैं, जिसे लेकर के पटना के वीरचंद पटेल पथ पर परेशान छात्र बीजेपी से लेकर आरजेडी ऑफिस होते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के दफ्तर तक कतारबद्ध तरीके से खड़े हो गए। छात्रों ने बताया कि सभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा साल 2019 में निकाली गई कनीय अभियंता में शामिल हुए थे। इन सभी ने आयोग के द्वारा संचालित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया। यह प्रक्रिया 11 जनवरी 2021 को पूर्ण हो चुकी है। तदुपरांत वेरिफिकेशन के पश्चात दावा आपत्ति भी किया गया। सारी आपत्ति की जांच के उपरांत अंतिम सूची तैयार कर दी गई है, फिर भी मेधा सूची जारी नहीं की गई। बिहार में एक तरफ जहां राजद खेमे में आपसी तूफान मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन में बयान का घमासान भी मचा हुआ है। एनडीए के 2 प्रमुख घटक बीजेपी और जदयू के बीच हमेशा कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर बयानबाजी होती रहती है, लेकिन जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के बिहार के बीजेपी खेमा से डिप्टी सीएम पर दिए गए बयान के गठबंधन में तूफान ला दिया है। इस बाबत बीजेपी नेता मंत्री मंगल पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोपाल मंडल के बयान पर दल के नेताओं को गंभीर रूप से विचार करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी को अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है। तो वहीं टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमारा लक्ष्य समय पर पूरा हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री को बताया है कि वो देखिए, किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा बोलने का अधिकार नहीं है और जो कोई भी अमर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने जल्द कार्रवाई कर दिया टुन्ना पांडे जी पर, लेकिन अभी तक मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता
और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है और ऐसा जिसने किया है उस दल के लोगों को निश्चित रूप से इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। टीकाकरण की क्या स्थिति है? 6 महीने में 6 करोड़ का क्या लक्ष्य है? निश्चित हम आज अभी 4 महीना से ज्यादा बचा हुआ है उस 6 महीने में और 3.25 करोड़ डोज टीकाकरण हो चुका है। 3 करोड़ 24 लाख के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं और बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले महीने जहां हमने लगभग 70 लाख डोज दिए थे, इस अगस्त के महीने में यह 90 लाख से अधिक डोज होगा और ऐसे ही सितंबर अक्टूबर के महीने में यह संख्या बढ़ती जाएगी चूंकि उत्पादन बढ़ रहा है और अब नई नई कंपनियां भी आ रही हैं। तो अभी जब 4 महीना 7 दिन अभी बचा हुआ है और हमने 3 करोड़ 24 लाख डोज दे दिया है तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ डोज उसको हम प्राप्त करेंगे और आप देख रहे होंगे कि इस महीने का जो एवरेज आएगा वो लगभग 3 लाख डोज प्रतिदिन का आएगा। तो ये हर महीने बढ़ रहा है और हम बहुत आराम से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से सर एक लोगों की शिकायत आ रही है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और उनको एक वैक्सीन लग जाती है। जैसे कई लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन बिना कराए ही लोगों को वैक्सीन दे दिया जा रहा है और सेकंड डोज में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो आप दीजिए, मैं उसको दिखवाऊंगा। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा पीएम से मुलाकात हुई, जिसके बाद सभी पार्टी से जुड़े प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के द्वारा मीडिया के समक्ष इस बात को जाहिर किया है कि पीएम ने क्या आश्वासन दिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्लस न्यूज से बातचीत कर बताया कि पीएम ने जातिगत जनगणना की बात को नकारा नहीं बल्कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होगी। ये सारी बातें तो सभी नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट करी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कल प्रधानमंत्री जी से मिला था और अपनी बातों को बड़े विस्तार पूर्वक कहा। प्रधानमंत्री जी ने भी सकारात्मक माहौल में सब लोगों की बातों को गंभीरता से सुना। सारी बातें नेताओं ने कही और नकारा नहीं है। ये बात नीतीश कुमार जी ने आप लोगों के सामने कही ही। हम सब लोग आशान्वित हैं कि आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री जी बिहार विधान मंडल की भावना का ख्याल रखते हुए सही फैसला लेंगे। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होगी जिससे देश और समाज का हित हो सके। लेकिन बीजेपी के और भी कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के लिए राजी होंगे? देखिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती होती है ना कि भारत के संविधान ने हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। किसी भी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में आप हो सकते हैं और एक खूबसूरत सी तस्वीर यही होती है ना कि कई बार देश हित राष्ट्रहित के मुद्दे पर विपक्ष भी आपके साथ यानी सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हो। तो कौन लोग क्या कह रहे हैं मैंने सुना नहीं है और उसमें मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वो विचार करें। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सिकंदरपुर स्टेडियम कैंपस स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कला संस्कृति या युवा विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से लाखों की राशि से बने मल्टी जिम का उद्घाटन फीता काटकर किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ जिला खेल पदाधिकारी के अलावा कई खेल संगठन से जुड़े व्यक्ति भी मौजूद रहे। सर, शहर में जिम की शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूरा सिकंदरपुर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स जो है इसको समेकित खेल गतिविधियों के लिए डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, अन्य गेम्स भी हैं। लेकिन जिम की कमी महसूस की जा रही थी। इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से बात की, राशि मंगाई और इसको काफ़ी कम समय में 1 महीने से भी कम समय में इसको स्थापित किया गया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से खेल प्रेमी इसका फ़ायदा उठाएंगे। वार्म अप सेशन या जिम की जिसको भी ज़रूरत होगी उसको या फ़ायदा उठाएंगे और इसके अतिरिक्त इस पूरे एरिया को हम लोगों ने खेल के लिए पूरा डेवलप करने के लिए डेडिकेट किया है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सिकंदरपुर स्टेडियम को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खेल के अन्य जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं सभी के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पूरा एक तरह से ये एरिया खेल गाँव के रूप में विकसित होगा।
जैसा कि बताया जा रहा है सर, इस ये स्टेडियम में स्विमिंग वगैरह से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। एक प्रकार से एक तरह से समाहित किया गया सारे स्पोर्ट्स गेम को धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक तरह से एक ही जगह पर, एक छत के नीचे एक एरिया में जितने भी तरीके के खेल हो सकते हैं, जो कि लोकप्रिय खेल हैं, जिसके लिए लोगों को एस्पिरेशन होता है, अपेक्षाएं होती हैं, वो सारे खेल की आधारभूत संरचना की सुविधा यहाँ दी जाएगी। और मुजफ्फरपुर जिला एक बड़ा जिला है, यहाँ के खेल प्रेमियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस दौरान सभी तरह के विकास कार्यों को रोक दिया जाएगा। हालांकि नल जल योजना पर काम चलता रहेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसमें रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका जिला का प्रखंड शामिल है। आपको बता दें कि बिहार में 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान नल जल योजना का काम बाधित नहीं होगी। फिर मानसून सब अभी आ रहा है, मानसून आप देख रहे हैं कि मानसून है, तो निर्वाचन जैसे ही मानसून समाप्त होने का जो अर्लीस्ट हम लोग की संभावना है, वहाँ से हम लोग निर्वाचन प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए बुकलेट उपलब्ध कराई है, आप लोगों के पास होगी, बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो बुकलेट आप लोगों के पास होगी, जिससे किस पॉइंट पे वार्ता कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। बिहार के पूर्णिया में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के बाढ़ प्रभावित टीकापट्टी थाना क्षेत्र के गुड़िया हाई स्कूल के पास सुबह 9 बजे हथियार भिड़ाकर मवेशी व्यापारी से बाइक सवार अपराधी ने 21 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार और कटिहार की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। गाड़ी आप ही चला रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे पियासी चर्च चल रास्ता देख रहे हैं, वो रास्ता के पास में था। कहाँ पे? पियासी चर्च के रास्ता के पास में हुआ है। तो कहाँ से आ रहे थे? हम गाड़ी चला रहे थे 20 का स्पीड में, स्लो आ रहे थे हम लोग सही घूम के। कितना आदमी थे आप लोग? बाइक पे कौन कौन थे? हम थे, ई था और जा पीछे में बैठा था। तो फिर गोली कब चली, नहीं पता चला? गोली चली, इस टाइम आवाज़ धूम टाइप का किया, धूम आवाज़ किया, उसके बाद वो लोग चलते गया। वो आगे बैठा था या पीछे? हम लोग को पता नहीं चला, और जब गिरा ना, जब गिरा तब पता चला। आगे बैठा था पीछे बैठा था? वो पीछे में बैठा था। कितना बार बताया, गाड़ी जब हम चला रहे। अच्छा, अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम सानू सिंह। पिता का नाम? अजीत सिंह। घर कहाँ के रहने वाले? घर मेरा डीएवी चौक पे है। मृतक का नाम क्या है? मृतक हर्ष झा। आपके दोस्त हैं वो? हमारे जिगरी दोस्त हैं। रोहतास के काराकाट में आपसी विवाद में 20 साल के एक युवक को गोली मार दी गई है। आनंद फानंद में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि काराकाट थाना क्षेत्र के सर्वानंद डेहरी गांव के रहने वाले ललन पासवान के 20 साल के पुत्र सोनू कुमार जब अपने बहन के यहां से बाइक से लौट रहा था, तो कुर्सी बाजार के पास पहले से घात लगाए दो लोगों ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। निकले बाइक से और जा रहे थे अपना गुड़ारी, और वो लोग पीछे से आके ओवरटेक करके मेरे को गोली मार के और भाग। कौन लोग था? दिलीप राम और कन्हैया राम। दुश्मनी है लोग से? दुश्मनी सर कुछ नहीं था। वही मेरा 22 तारीख को शाम के रक्षाबंधन के शाम में हम घर पे नहीं थे, गए थे रिलेशन में अपने बहन करने, राखी बनवाने। और उधर मैं गया तो ये लोग रात में मेरा 7 बजे घर पे चढ़ के 20 लड़के ने और पूरा मैंने गाली गलौज किया कि उसको निकालो, काटेंगे, मारेंगे, और आज दिखे तो गोली। कौन लोग है वो? दिलीप राम और कन्हैया राम। अच्छा, ये दोनों अपराधी है क्रिमिनल। आपका क्या नाम? सोनू पासवान। सोनू पासवान। अच्छा, पिताजी का क्या नाम? ललन पासवान या करीमन। कहाँ घर है आपका? काराकाट गुड़ारी थाना में घर पड़ता है मेरा, सालवन एमपी में। अच्छा, घटना कहाँ हुआ है? घटना भाटाडी गांव में हुआ, भाटाडी मोड़ पे हुआ है। कौन थाना पड़ेगा? वो भी काराकाट में पड़ता है। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में सुधा मिल्क पार्लर के संचालक सुनील राय को अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी ओर जिले के बिधान प्रखंड के बनबौड़ा गांव में एक नाव चालक को महज 10 रुपए की खातिर बेखौफ अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सुनील अपने सुधा पार्लर पर दुकान चला रहा था। इसी बीच अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक और कर्मी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चरमरा चुकी है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। अपराधी को पुलिस से कोई डर नहीं है, अपराधी और पुलिस का यहाँ साठगांठ है, इस चलते यह घटना घटती है। क्या नाम है आपका? मेरा विधान चंद CBI अंचल सचिव दक्षिण जिला। जहाँ एक सुधा पार्लर के जो संचालक की गोली मार के हत्या हो गई है और उनके कर्मी की भी मौत हो गई है, तो कितनी की लूट हुई है और क्या कुछ घटना है? देखिए, इसमें ये दलसिंह सराय थाना की घटना है। सुधा के संचालक है सुनील राय हैं, जो कि वहाँ पे बूथ का संचालन करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रत्यक्षदर्शी है, जो प्रत्यक्षदर्शी है चंदन माथुनी के ही एम्प्लॉय है। उनका कहना था कि कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि दुकान के मालिक कौन है। इतने में से जब अंदर से आवाज़ दी कि दुकान के मालिक कौन है, तो उसी में ही क्रम में एक अपराधी ने उनको गोली मार दिया। उसके बाद जब वो वहाँ से भागने लगे तो उनका एक और जो ड्राइवर था, पप्पू जिसका नाम है, उसको रोकना चाहा तो उसको भी गोली मार दिया। तो वो जो प्रत्यक्षदर्शी है, अभी उसके द्वारा ये नहीं बताया गया है कि घटना लूट के क्रम में हुई है, कितने पैसे का हुआ है, अभी वो कुछ भी समझ में बताए नहीं। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि जो उसके जो परिजन जो प्राथमिकी में लिख के देंगे उसी के हिसाब से ही हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो वहाँ पे कोई CCTV वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कोई पैसा वहाँ से गया है या फिर काउंटर से कुछ लेकर गए हैं, उसकी कोई भी पुष्टि करने के लिए अभी कोई भी सामने नहीं आया है। बाढ़ अनुमंडल थाना क्षेत्र के बाजितपुर से स्टेशन जाने वाले रोड मोहल्ले वासियों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मुसीबत बन गई है। इस रास्ते पर लगभग सालों भर घुटना भर पानी जमा रहता है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन कोई न कोई बाइक या साइकिल सवार सड़क पर जमा पानी भरे गड्ढे में फंसकर गिरते रहते हैं। मोहल्लेवासी की शिकायत के बावजूद भी बाढ़ नगर परिषद इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके बाद ग्रामीण खासा आक्रोशित रहते हैं। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी की नज़र लग गई है। बिहार में प्रतिदिन अपराध हो रहा है। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पूर्णिया के मधुबनी स्थित मंझौली चौक के चूनापुर रोड में अज्ञात अपराधी ने हर्ष कुमार झा की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं दूसरी ओर पूर्णिया रुपौली थाना क्षेत्र के टीकापट्टी में मवेशी व्यवसायी से 21 लाख की लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। मृतक मूल निवासी सुखसेना निवासी कमलेश कुमार झा का पुत्र बताया जाता है। गाड़ी आप ही चला रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे पियासी चर्च चल रास्ता देख रहे हैं, वो रास्ता के पास में था। कहाँ पे? पियासी चर्च के रास्ता के पास में हुआ है। तो कहाँ से आ रहे थे? हम गाड़ी चला रहे थे 20 का स्पीड पे स्लो आ रहे थे हम लोग से घूम के। कितना दूर थे आप लोग? बाइक पे कौन कौन थे? हम थे, ई था और जा पीछे में बैठा था। तो फिर गोली कब चली, नहीं पता चला? गोली चली जिस टाइम आवाज़ धूम टाइप का किया, धूम आवाज़ किया, उसके बाद वो लोग चलते गया। वो आगे बैठा था या पीछे बैठा था? पता नहीं चला। और जब गिरा ना, जब गिरा तब पता चला। आगे बैठा था पीछे बैठा था? वो पीछे में बैठा था। कितना बार होता है गाड़ी जब हम चला। अच्छा, अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम सानू सिंह। पिता का नाम? अजीत सिंह। घर कहाँ के रहने वाले? घर मेरा DAV चौक पे। मृतक का नाम क्या है? मृतक हर्ष झा। आपके दोस्त हैं वो? हमारे जिगरी दोस्त हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा पक्की सरैया चौक के समीप एक निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने टायर जलाकर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया और अस्पताल के डॉक्टर व कर्मी पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मृतक बच्चे के पिता का आरोप है कि अस्पताल कर्मी ने उनके बच्चे के इलाज में कोताही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। हुआ है क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दर्द था, पेट में उल्टी होने लगा। ठीक है सर, तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो क्या किया, 2 सुई लगा दिया, आए वो टिकिया दे दिया, लेके चले गए। 6 बजे उसके बाद फिर बोला 6 बजे लेके आने के लिए सर। 6 बजे लेके आए तो खाली नस पकड़ा है, क्या बोल रहा है कि डेट कर गया। और उसके बाद फिर हम लेके घर गए, घर लेके गए सर। तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा और उसके बाद आँख खोला, मेरा उंगली पकड़ा मेरा बेटा, सीधे हम जीवन चमन लेके भागे अपने दोस्त को हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आते ना बेटा, तो हमारा भाई तुम्हारा बेटा बच जाता। पहले बोल देता मेरे बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा, आप ले जाइए दूसरे। पीछे है रानी लॉज, नाम मोहम्मद आजाद, बच्चे का 1.5 साल। ये दवाई खिला, ये दवाई बच्चा
मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं, मृतक का परिजन अगर FIR करते हैं तो हम FIR करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। अब ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है। तोड़-फोड़ हुआ है, सड़क जाम हुआ है, तो कार्रवाई होगी। जिसने तोड़-फोड़ किया सब पर कार्रवाई होगी, कानून का हाथ में लेने का। बहौल के त्रेनीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विभिन्न कांडों के 3 आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी सहित कई मामलों में संलिप्त था। दिनांक 14/8/21 को त्रिवेणीगंज बाजार में नीले रंग के अपाचे मोटरसाइकिल से 3 अपराधकर्मी द्वारा गिट्टी, बालू, छड़े का दुकान है शाह सीमेंट स्टोर में लूट की घटना हुई थी और अपराधी फायरिंग करते हुए भागे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान और CCTV फुटेज के अवलोकन एवं आए हुए साक्ष्य के आधार पर एक अपराधी जिसका नाम आनंद प्रकाश उर्फ भानु है और रणवीर यादव, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत इन दोनों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। साथ ही इनके निशानदेही पर इस घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल अपाचे नीले रंग का बरामद किया गया है और जो कपड़ा पहनकर ये घटना को अंजाम दिए थे वो कपड़ा भी बरामद किया गया है। इस घटना को उद्भेदन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के सदस्य, जिसके प्रभारी संदीप कुमार पुनी, थानाध्यक्ष त्रिवेणीगंज और उनके और सहयोग कर्मी थे, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही श्यामनगर में दिनांक 19/8/21 को हत्या का एक घटना हुआ था जो लूट के क्रम में की गई थी। उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए विकास कुमार उर्फ शंभू यादव एवं रणवीर यादव, ये दोनों को भी संलिप्तता उस कांड में रहने की बात प्रकाश में आई और पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर विकास कुमार टोकसिंहपुर थाना कमरिया को गिरफ्तार किया गया है। इस तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लूटे हुए कांड एवं हत्या में जो भी अपराधी शामिल हैं वो सभी का नाम पता हम लोगों के पास आ गया है, साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध है। उन लोगों की गिरफ्तारी अविलंब हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी तक उसमें 3 अपराधी कर्मी को प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहने की बात का साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ है। पीछे में और कौन कौन इस कांड में हैं, इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं और जो इन लोग को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं वो व्यक्ति भी चिन्हित किए गए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। विनोद हत्याकांड में 3 मुख्य ही अपराधकर्मी हैं, जिसमें से एक गिरफ्तार हुए हैं जो विकास कुमार है। समस्तीपुर जिले के रामपुर समथू में मोरंगा देश फाउंडेशन के द्वारा अगरबत्ती उद्योग लगाया गया, जिसकी शुरुआत ग्रामीण समाज सेवी रामानंद सिंह ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्थानीय युवा एवं युवती को रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए अवसर बढ़ा। तो वहीं मोरंगा देश फाउंडेशन के डायरेक्टर अमरदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारे संस्था की अगरबत्ती सबसे बेस्ट क्वालिटी की होगी और मार्केट में जो अगरबत्ती है उससे सस्ता एवं खुशबूदार होगी। इसका मूल्य 2 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक मार्केट में उपलब्ध रहेगी। दो मशीन है, 2 मशीन से लगभग हमें 15 से 20 लोगों को रोजगार देंगे। शुरुआत में हमारी प्लानिंग है बड़े लेवल पर इसे लेके जाना और पूरे गांव को रोजगार देना। क्या क्या
इसमें बेसिकली अगरबत्ती बनेगा, उसके साथ साथ मच्छर अगरबत्ती भी बनेगा, धूप बनेगा। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो डेली यूज़ के लिए जाना जाता है और इस तरीके से गांव में रोजगार बढ़ेगा। मार्केटिंग के लिए हमारी प्लानिंग इंडिया एंड बाहर दोनों जगह है। हम इंडिया में अलग अलग शहरों में और विदेश में लगभग मस्कट है, दुबई है, इन सारे जगह पर हम कांटेक्ट कर रहे हैं जहां हम डायरेक्ट माल को भेजेंगे, जिससे ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा हम पे दे सकते हैं मजदूरों को, ज़्यादा उनको हम रोजगार दे सकते हैं। लूज में ही बिकेगा या पैकेट? ये दोनों चीज़ें होंगी, लूज में भी होगा और पैकेट में भी होगा। ये प्रीमियम क्वालिटी, लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी तीनों टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। प्राइस इसका क्या रहेगा? प्राइस हमारा मोरंग देश फाउंडेशन जिस तरीके से संस्था है जो गांव की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो प्राइस हमारा मार्केट से बहुत कम रहेगा, बहुत कम, जिससे लोग खरीद सके। एक आम आदमी भी 2 रुपया 3 रुपया में खरीद सके। जो बेस्ट क्वालिटी होगा उसका कीमत 10 से 12 रुपया होगा। क्या नाम है? ये मेरा अमरदीप कुमार नाम है, मैं इस मोरंग देश फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ। कौन जगह है ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में रामपुर समथू गांव है, जहां पर हमने इसकी शुरुआत की है।